नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे देश के 1952 के बाद से 1952 के बाद से जो प्रधानमंत्री हुए और जिनको कम से कम 5 साल तक काम करने का मौका मिला, उनसे तुलना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, एक अच्छा कप्तान कौन होता है? जो टीम को खराब सिचुएशन से निकाल कर जिताए। अच्छा नाविक कौन होता है? जो किश्ती को तूफान से निकाल कर लाए। तो तुलना के इसी आधार पर हो रही है कि कौन सा तूफान आया और कौन कब जो है अपनी पार्टी को और देश को निकाल कर उससे लाया। शुरू करते हैं जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू को विरासत में गांधी जी का आशीर्वाद मिला, गांधी जी का समर्थन मिला, वरना वो प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते। उन्होंने शुरुआत की एक एडवांटेज के साथ। ये उस तरह से है कि जैसे कोई बैट्समैन क्रीज पर बैटिंग के लिए आए और उसके नाम के आगे 50 रन या 100 रन पहले से लिख दिए जाए, उस तरह से उनकी शुरुआत हुई। आज़ादी के आंदोलन की विरासत उनको मिली। तो 1952, 1957, 1962 3 चुनाव उन्होंने लड़े और 62 आते आते उनकी लोकप्रियता कम हो गई। और 62 का चुनाव याद रखिएगा, चीनी हमले के पहले हुआ था, चीनी हमले के बाद नहीं हुआ। चीनी हमले के बाद 67 का चुनाव अगर जवाहरलाल नेहरू जीवित होते तो क्या होता कांग्रेस का, इसका केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ नेहरू के न रहने पर भी, उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 1967 में कांग्रेस जो है जो 4 चुनाव हुए आज़ादी के बाद से लोकसभा के, उनमें सबसे कमज़ोर थी। और 1969 आते आते कांग्रेस में वर्टिकल स्प्लिट हो गया। पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई, सिंडिकेट और इंडिकेट में। और पार्टी का बहुमत लोकसभा में खत्म हो गया। लेफ्ट पार्टीज़ के और दूसरे रीजनल पार्टीज़ के सपोर्ट से इंदिरा गांधी को सरकार चलानी पड़ी। आखिर में उन्होंने तय किया कि इससे मुक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो मिड टर्म इलेक्शन कराएं। तो देश पर पहला मिड टर्म इलेक्शन, पहला मध्यावधि चुनाव का खर्च थोपने का काम इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने किया। 1971 में चुनाव हुआ और उसमें इंदिरा गांधी की बड़ी जीत हुई, ये आपको पता है। तो इंदिरा गांधी के सामने चुनौतियां कौन कौन सी थी? पहली चुनौती उनके सामने कांग्रेस को एक रखने की थी और कांग्रेस को एक रख नहीं पाई। कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, उसको रोक नहीं पाई। दूसरी चुनौती उनके सामने आई जब ऑयल क्राइसिस हुई 1973 में। तब महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के दाम बढ़ने लगे, घरेलू स्थिति काबू से बाहर होने लगी और इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला आया और उनको अपनी सीट से, लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया करप्शन के चार्ज में, इलेक्टोरल करप्शन के चार्ज में। उसके बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, देश का संविधान सस्पेंड कर दिया, लोगों का जीने का मौलिक अधिकार छीन लिया, बोलने की स्वतंत्रता छीन ली गई, अभिव्यक्ति का अधिकार छीन लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। बिना किसी एफआईआर, बिना किसी मुकदमे के विपक्ष के लगभग सभी नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। ये था उनका क्राइसिस से निपटने का तरीका। उसके बाद पंजाब में जो क्राइसिस शुरू हुई खालिस्तानी आंदोलन को लेकर, 1983 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया उन्होंने। स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना को भेजना पड़ा। ये था इंदिरा गांधी का क्राइसिस मैनेजमेंट का तरीका और ये था उसका परिणाम। 1984 में उसकी वजह से उनकी हत्या हो गई। उनके जो सुरक्षा गार्ड थे, 2 सिख, उन्होंने ही उनकी हत्या की और उसके बाद देश में दंगे हुए, खासतौर से दिल्ली में सिख विरोधी नरसंहार हुआ। अलग अलग एस्टिमेट है, सरकार के एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 3300 कुछ सिखों की मौत हुई, लेकिन जो निजी एस्टिमेट हैं उनके हिसाब से 8 से 17,000 सिखों को मारा गया। राजीव गांधी 31 अक्टूबर को, जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसी दिन प्रधानमंत्री बन गए देश के। वो स्थिति को उनके सामने पहली क्राइसिस थी, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए या कंट्रोल करना नहीं चाहते थे, आप जो भी समझ लें। और उसका नतीजा ये हुआ कि 84 का चुनाव तो सांप्रदायिक मुद्दे पर
कांग्रेस पार्टी जीत गई। अब तक की सबसे बड़ी जीत वही है किसी भी पार्टी की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1989 का चुनाव हुआ और कांग्रेस आधी रह गई। वो दिन और आज का दिन, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में कभी बहुमत नहीं मिला। 1984 से 2024 आने जा रहा है, अब तो बहुमत की बात भी कांग्रेस पार्टी नहीं करती, बहुमत के आसपास की भी बात नहीं करती। लोकसभा में 100 सीटें मिल जाएं, ये इस समय कांग्रेस का सबसे बड़ा सपना होगा। तो उसके बाद से लगातार जितने चुनाव हुए, 1989 से 2019 तक 9 लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस को किसी भी चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस की जो 91 में परफॉर्मेंस थी, राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति के कारण, उसके कारण उसको 242 सीटें मिली। उसके बाद से उस आंकड़े पर भी कभी नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस जो थी वो 2009 में 206 लोकसभा सीटों की थी। उसके बाद से वो लगातार नीचे ही गिरती गई है। पिछले 2 चुनाव से तो वो 100 के आंकड़े के आसपास भी बहुत दूर है, उस आंकड़े से भी बहुत दूर है। तो आपने नेहरू को देखा, नेहरू चीनी आक्रमण की जो क्राइसिस थी, जो संकट था, उसको संभाल नहीं पाए। देश का 42,000 वर्ग किलोमीटर इलाका जो है चीन के कब्जे में चला गया नेहरू के रहते हुए। लगभग 40% कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया नेहरू के रहते हुए। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। न तो उनसे प्राइस कंट्रोल हो रहा था, न उनसे पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ। अपनी पार्टी को एक नहीं रख पाई, अपनी पार्टी को टूटने से बचा नहीं पाई। राजीव गांधी के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से सिख विरोधी नरसंहार हुआ और उसको उन्होंने रोकने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि एक तरह से उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने बोट क्लब पर एक रैली में कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी उन्होंने जस्टिफाई किया इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ, उसको जस्टिफाई किया। उसके बाद से जो प्रधानमंत्री जिनको 5 साल या उससे ज़्यादा काम करने का मौका मिला, उनमें पहले थे पीवी नरसिम्हा राव, दूसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरे थे मनमोहन सिंह और चौथे हैं नरेंद्र मोदी। अब इनके कार्यकाल को देख लीजिए। पीवी नरसिम्हा राव के समय आर्थिक उदारीकरण की नीति आई, लेकिन वो जनता को अपनी बात समझा नहीं पाए, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि वो जो कर रहे हैं वो देश और देश की अर्थनीति के भले के लिए कर रहे हैं, देश के लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में बुरी तरह से चुनाव हार गई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, 98 में प्रधानमंत्री बने। 99 में एक वोट से सरकार गिर गई, 1 वोट मैनेज नहीं कर पाई बीजेपी भले अब कहे कि उसने 1 वोट खरीदने का पाप नहीं किया, ये बात सही है, नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी एक चीज़ होती है। 99 में 1 वोट से बीजेपी की सरकार इसलिए गिरी कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट खराब था। पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वालों को ये अंदाज़ा ही नहीं लगा कि किसने उनसे समर्थन खींच लिया है। उसमें सबसे आगे थी बहुजन समाज पार्टी, उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। सदन में पता चला कि बहुजन समाज पार्टी सरकार के खिलाफ वोट देने जा रही है, वो भी मतदान का जब लोकसभा अध्यक्ष का आदेश हो गया उसके बाद। तो इस तरह का था पॉलिटिकल मैनेजमेंट। क्राइसिस, संसद पर हमला हुआ, कांधार कांड हुआ, 1 साल तक सेना सीमा पर डटी रही, कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद आए मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा सबसे करप्ट सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में, और ये डिस्टिंक्शन मनमोहन सिंह को ही प्राप्त है कि संसद में 2 बार सांसदों की खरीद फरोख्त करके सरकार बचाई गई, और दोनों में मनमोहन सिंह की भूमिका रही। पहले में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा का कांड हुआ। आपको मालूम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे कुछ सांसदों को खरीदकर अपना विश्वास मत हासिल किया था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सांसदों की खरीद फरोख्त हुई, लेकिन ये कहकर छोड़ दिया कि ये सदन के अंदर का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता, इसलिए कोई जेल नहीं गया। तो वो सरकार जो है
सरवाइव कर गई। इसलिए अब जरा कल्पना कीजिए कि बीजेपी की सरकार होती और ऐसा हुआ होता। कल्पना कीजिए कि 99 में अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सांसदों की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बचाई होती और सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाता कि ऐसा हुआ, तो क्या होता। देश में विदेश में हर जगह से किस तरह की खबरें आती, किस तरह के लेख आते और किस तरह की कैंपेन चलती। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है कि अलग अलग पार्टियों को लेकर एक ही मुद्दे पर अलग अलग स्टैंड, ये देखने को मिला 99 में। 93 में पीवी नरसिम्हा राव ने सांसदों को खरीदकर सरकार बचाई, उसकी कोई आलोचना कहीं हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी। 99 में सांसदों को खरीदने से मना कर दिया भाजपा ने, एक वोट से सरकार गिर गई, लेकिन उसकी कोई प्रशंसा हुई नहीं। तो ये है डबल स्टैंडर्ड इस देश के इंटेलिजेंसिया का, इस देश के अभिजात्य वर्ग का, इस देश के प्रभुत्व वर्ग का। मनमोहन सिंह को दूसरी जिस चीज़ के लिए याद किया जाएगा वो है भ्रष्टाचार। सबसे भ्रष्ट सरकार चलाने का तमगा अगर किसी को मिलेगा इतिहास में तो वो मनमोहन सिंह को। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार देश में किसी सरकार में कभी नहीं रहा। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले हुए, लेकिन मनमोहन सिंह के राज में और उनकी जानकारी में, और ऐसे विभाग में भी, कोयला विभाग जिसके वो खुद मंत्री थे, कोलगेट उन्हीं के राज में हुआ। वो प्रधानमंत्री भी थे, कोयला मंत्री भी थे, फिर भी घोटाला हुआ। और मनमोहन सिंह को आज किस रूप में याद किया जाता है? सबसे ईमानदार नेता, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में। तो ऐसा ईमानदार नेता, ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए क्या, जिसके राज में घोटाले पर घोटाले हों, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो, सबसे भ्रष्ट सरकार चले, देश की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो जाए, आर्थिक उदारीकरण की अच्छी नीति के बावजूद देश की तरक्की रुक जाए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट रुक जाए। ये इन प्रधानमंत्रियों की बात की मैंने, जिनको 5 साल या उससे ज़्यादा समय तक काम करने का मौका मिला। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी को 10 साल होने जा रहे हैं, मई में 10 साल हो जाएंगे उनके कार्यकाल के। 10 साल में आप देखिए कितने बड़े तूफान आए, और ये तूफान खुद ले आए नरेंद्र मोदी। पहला नोटबंदी, दूसरा जीएसटी और तीसरा लॉकडाउन कोरोना के दौरान। दुनिया के बड़े बड़े देशों की सरकारें हिल गईं लॉकडाउन से, विद्रोह हुआ, लोग सड़कों पर आ गए, सरकार के खिलाफ नाराज़गी हुई। ये तीनों बड़े डिसरप्शन झेलना किसी मामूली सरकार के बस का नहीं था, किसी मामूली नेता के बस का नहीं था। नोटबंदी से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बड़ा नुकसान हुआ, लोगों के रोज़गार गया, नौकरी गई, लेकिन कोई सड़क पर नहीं उतरा, कोई मोदी के खिलाफ नहीं उतरा, बल्कि मोदी के समर्थन में उतरे, मोदी का समर्थन किया। नोटबंदी नवंबर 2016 में हुई और मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों से जीत मिली। 312 उसकी अपनी सीटें थीं, सहयोगियों को मिलाकर 325, 403 में से। इसी तरह से जीएसटी लागू किया। जीएसटी लागू करने में शुरू में बड़ी दिक्कत आई। एक फ्रैगमेंटेड पॉलिटी में जहां कोई पार्टी किसी के साथ काम करने को तैयार नहीं थी, वहां सभी पार्टियों में एक राय बनाना जीएसटी पर, मेरा मानना है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का था, जो सब पार्टियों को एक मंच पर लाए, सबको सहमत किया और संसद से सर्वसम्मति से, लगभग सर्वसम्मति से, एक आध छोटी पार्टियों ने विरोध किया था, लगभग सर्वसम्मति से ये विधेयक, ये संविधान संशोधन विधेयक, उस समय जब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत तो छोड़िए, स्पष्ट बहुमत भी हासिल नहीं था, तब ये काम कराना, व्यापारियों को जो शुरू में जो दिक्कत हुई और दूसरे लोगों को जो दिक्कत हुई जीएसटी में जो ग्लिचेज आ रही थी उसकी वजह से, और तीसरा लॉकडाउन, पूरा देश बंद कर दिया, कहीं से चूं नहीं हुई, कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोला। लॉकडाउन के बाद 2020-21 में कोरोना जैसी महामारी, उससे निपटना और वैक्सीनेशन, कोरोना की वैक्सीन लगवाना, लाइन लगाकर लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई क्योंकि मोदी ने अपील की थी। दुनिया में वैक्सीन के खिलाफ अभियान चला,
लोगों ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। अपने देश में कुछ राजनीतिक दलों नेताओं ने अभियान चलाया कि ये मोदी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाइए, इससे मर जाएंगे, इससे नुकसान होगा, इसका ठीक से टेस्ट नहीं हुआ, जाने क्या क्या अभियान चलाया गया। रोकने की कोशिश हुई कि लोग वैक्सीन न लगवाएं, लेकिन मोदी ने न केवल देश के लोगों को वैक्सीन लगवाई, बल्कि दुनिया भर के छोटे और गरीब देशों को वैक्सीन मुफ्त में भेजी। देश में भी वैक्सीन सबको मुफ्त में लगी, किसी से एक नया पैसा नहीं लिया गया। तो ये 4 बड़े डिसरप्शन जिस प्रधानमंत्री ने झेले हों, वैसा कोई प्रधानमंत्री और हो भारत देश में तो आप बताइए। 1952 से लेकर आज तक इतने बड़े डिसरप्शन झेलने के बावजूद जनता का विश्वास कम होने की बजाय और बढ़ गया हो, ऐसा कोई नेता दुनिया में हो तो बताइए। तो मोदी ऐसे नाविक हैं जो तूफान से किश्ती को निकाल कर लाते हैं, ऐसे कैप्टन हैं जो हार के कगार से टीम को जिताने वाले हैं। 2024 का चुनाव अभी हुआ नहीं है, अभी मतदान नहीं हुआ, बल्कि चुनाव की औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उनके विरोधी भी मान रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। इसे आप ईश्वरीय देन समझिए। ये ईश्वर का कुछ संदेश है, ईश्वर का कुछ आशीर्वाद है मोदी को। इतने बड़े बड़े जो है झटके झेल कर भी वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़े हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है उन पर लोगों का भरोसा और मोदी का लोगों पर भरोसा। परस्पर इस भरोसे के कारण मोदी की पॉलिटिकल कैपिटल आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा हुई है। जवाहरलाल नेहरू, जिनको आज़ादी के आंदोलन की विरासत मिली थी, उनसे भी ज़्यादा। अपने कार्यकाल के 10वें साल में किसी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पहले से ज़्यादा बढ़ गई हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, नेहरू को थोड़े समय के लिए अपवाद मान लें तो कार्यकाल के दूसरे या तीसरे साल आते आते उनकी अलोकप्रियता शुरू हो गई है, उनके खिलाफ माहौल बनने लगा है और आखिर में सत्ता चली गई है। लेकिन मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इतने बड़े झंझावात झेलने के बावजूद देश की किश्ती को निकाल कर ले आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आ गई है। ये मोदी सरकार की देन है और आने वाले 2-3 सालों में हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया के हो जाएंगे। ये लगभग निश्चित लग रहा है। जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री का 2047, जब हमारी आज़ादी के 100 साल होंगे, तब हम विकसित देश होंगे। उस रास्ते पर हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यही बात है, यही मोदी की यही गारंटी है जिस पर लोगों को भरोसा है। मोदी पर इस भरोसे के कारण देश की अर्थव्यवस्था, देश का सम्मान, देश का मान बढ़ रहा है। दुनिया भर में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, दुनिया भर में भारत देश की ताकत बढ़ी है। और कोई भी चुनाव मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें चुनाव होने से पहले, मतदान होने से पहले ही ये तय हो कि जीत किसकी होगी। ये वैसे ही है जैसे किसी मैच में, मैच शुरू होने से पहले, टॉस होने से पहले आपको ये मालूम हो कि कौन सी टीम जीतेगी। तो मोदी इस देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनमें किश्ती को तूफान से निकाल कर लाने की क्षमता है, इसीलिए लोगों का भरोसा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।